नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट आज आपके साथ साझा करेंगे। विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, आज सेकंड लास्ट डे है और कल ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मॉनसून सेशन खत्म होने या आप कहिए कि आज से जो चर्चा शुरू हुई है प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर, हालांकि वो इनिशिएट की गई है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज अपनी बात उसमें रखी है। राज्य सरकार की तरफ से एक बिल आज पारित किया गया है, कानून नया जिसको बनाने के लिए, वो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। और एक बिल आज रखा गया है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में चेंज को लेकर, जो हमने आपको कल भी बताया था। और उसमें राज्य सरकार ने बिजली के उपयोग को लेकर अब दो तरह के सेस लगा दिए हैं। एक लगा दिया है मिल्क सेस, जो बिजली के उपयोग पे दर्ज होगा, और दूसरा लगा दिया है एनवायरमेंट सेस। इसीलिए आप पहला हेडिंग देख रहे हैं, बिजली और सीमेंट पर झटका। और सीमेंट के भी रेट बढ़े हैं, आगे बात करेंगे कि ये मामला पूरा क्या है। और बिजली का जो रेट है वो उपभोक्ता पर कौन सा असर आएगा और इंडस्ट्रियल यूज वाले जो लोग हैं उन पे कौन सा असर आएगा, उस पे अलग से बात करेंगे। फिर पेंशन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि 10 तारीख की डेट सरकार ने दी हुई है। सैलरी कर्मचारियों को मिल गई थी, पेंशन का इंतजार है और वो इंतजार कब पूरा होने वाला है वो बात करेंगे। ओल्ड पेंशन और लोन पर विधानसभा के अंदर बहस क्यों चल रही है और अभी जयराम ठाकुर ने ओल्ड पेंशन को लेकर क्या कहा, जिसकी जानकारी कर्मचारियों को भी होनी चाहिए, वो हम आपके साथ अभी इसी बुलेटिन में साझा करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर को लेकर बात हुई थी। 159 प्राइवेट हॉस्पिटलों पर जो जांच के आदेश एक तरह से सरकार ने दिए हैं, वो जांच कौन करेगा, किस तरह से ये जांच होगी, वो भी आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। कर्मचारी नेता क्यों निशाने पर हैं? देखिए, विधानसभा में अभी सेशन लगा है और इसी सेशन में एक बात आ रही है बीच में कि जिन कर्मचारियों ने सचिवालय में प्रदर्शन कर राज्य सरकार या कैबिनेट मंत्रियों को लेकर कुछ बात कही, क्या उस पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस बनता है या नहीं, या वो नोटिस दिया गया है या नहीं, इस पर भी आज बात करेंगे। ये राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ और जो इनके अपने जो महासंघ है उससे रिलेटेड जो कर्मचारी नेता हैं, ये उनको लेकर बात है। आईएएस और एचएएस बदले हैं, वो बात करेंगे। फर्जी आधार से हिमाचल में हड़कंप की स्थिति क्यों है, और ये मामला संजौली में जो इंसिडेंट हुआ अभी मस्जिद को लेकर, उसको देखते हुए अभी अचानक क्रॉप अप हुआ है। लेकिन पुलिस को जो शिकायतें पहले से दी गई हैं, उसमें पुलिस ने क्या किया, ये हम आज आपको कहानी पूरी बताएंगे। साथ में बात करेंगे 92,364 उन घरों की जो गरीब परिवारों को मिलेंगे, और ये भारत सरकार से हिमाचल के लिए एक तरह से लॉटरी खुलने जैसी स्थिति है, क्योंकि पिछले साल जो लोग बेघर हो गए थे आपदा के कारण और उसमें जो काम चल रहा था, इस बार जो कोटा भारत सरकार से मिला है वो कोटा बहुत ज्यादा है। और ये क्यों ऐसा हुआ, ये भी पूरी बात बताएंगे। और आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने इस पे जो प्रतिक्रिया दी है, उसकी विधानसभा के अंदर ड्राइंग मास्टर जो भर्ती 980 वाली, उसके रिजल्ट को लेकर भी बात हुई है। वो रिजल्ट कब घोषित होगा, किस तरह से आगे चलेगा, वो भी आपको जानकारी देंगे। और जो रिक्त पद हैं टीचर्स के, जिसके बारे में आज रिटर्न रिप्लाई आया है, वो भी बात करेंगे। तो आज के जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसको लेकर जो बात है, एक एक करने से पहले आज विधानसभा में जो 2 कानून पारित हुए, सबसे पहले उनकी बात करेंगे, फिर बाकी चीजों को लेकर एक एक करके आपके साथ बात करेंगे। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर जो एक नया कानून है वो आज पारित हो गया है। ये संशोधन हुआ है पिछले कानून में, जो भाजपा सरकार के दौरान मंडी में नेरचौक मेडिकल कॉलेज के परिसर में ही उस वक्त अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस चलाया गया था। पिछली बार जब जो इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी एफर्ट इसको लेकर किए थे। अब ये जब जिस एक्ट के तहत ये बनाई गई, उस एक्ट में अब संशोधन किया गया है, इसीलिए हम वो जानकारी आज आपके साथ साझा करेंगे कि इस एक्ट में जो संशोधन है वो किस नेचर का है। इसके साथ एक बात ये भी आपको बता दें कि जो यूनिवर्सिटीज को लेकर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर एक बिल पारित किया गया था कि जो 16
यूनिवर्सिटीज थी उनको लेकर ये बिल पारित हुआ था कि उनको हर साल विधानसभा में अपना जो रिपोर्ट है वो रखनी होगी। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर जो एक्ट पहले बनाया गया था 2009 में, 2009 में नहीं लेकिन 2000 पिछली जयराम सरकार के दौरान ये एक्ट बना था, पास हुआ था। और उसके बाद अब ये संशोधन हुआ है कि इसमें एक फाइनेंस कमेटी बनाई गई है सेक्रेटरी फाइनेंस की अध्यक्षता में, और जो फाइनेंशियल मैटर होंगे चाहे वो कर्मचारियों के हों चाहे वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हों, वो सेक्रेटरी फाइनेंस की कमेटी पहले अप्रूव करेगी, उसके बाद ही ये पारित होंगे, ऐसा इसमें व्यवस्था की गई है। इसका मतलब ये कंट्रोल एक तरह से राज्य सरकार को और ऑथराइज करेगा मेडिकल यूनिवर्सिटी में कामकाज चलाने को लेकर, तो ये इसमें चेंज किया गया है। जहां तक शिक्षक भर्तियों की बात है और ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 की रिजल्ट की बात है, आज एक रिटर्न रिप्लाई आया है कि कलाध्यापक के पदों का अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए मामला कैबिनेट सब कमेटी के विचाराधीन है। कैबिनेट सब कमेटी जब उसमें कुछ करेगी तो उसके बाद वो आगे इसमें स्टेप लेंगे। और छंटनी परीक्षा इसकी 8/10/2022 को हुई थी और जो विज्ञापन जारी किया गया था वो 24/5/2022 को किया गया था। 2 साल देखिए पूरे होने वाले हैं, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जहां तक रिक्त पदों की बात है तो टीजीटी में 1239 पद रिक्त हैं, एलटी में 238, डीपीई में 110 और कलाध्यापक यानी कि ड्राइंग मास्टर में 1567 पद रिक्त बताए गए हैं। लेकिन इनमें से 686 पद ही एक्चुअल वैकेंट हैं और बाकी 881 पद जो वो पूल में रखे गए हैं, जो छात्र संख्या की एक शर्त लगा दी थी, जिसको लेकर जो ये ड्राइंग मास्टर हैं ये बार बार बोल रहे हैं कि उस शर्त को राज्य सरकार हटाए ताकि इनकी जो भर्ती है वो उस तरह से हो सके। अब आपको बात बताएंगे जो राज्य सरकार की एक तरह से आप कहिए हिमाचल के लिए लॉटरी जैसी स्थिति है। और ये लॉटरी जैसी स्थिति है केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो 24-25 के लिए घरों का लक्ष्य मिला है, जिसके लिए बजट केंद्र सरकार देती है 1,30,000, राज्य सरकार 20,000 देती है और फिर ये 1.5 लाख में 3 किश्तों में ये घर बनता है और ये गरीब परिवारों को इस तरह से मदद होती है। पिछले साल 17,188 जो घर हैं वो मिले थे। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसा किया कि जिनका 1 लाख से कम लिस्ट बची है उनको एक साथ अप्रूव कर दिया। इस कारण हिमाचल को पूरे देश में सबसे ज्यादा घर मिले हैं, 92,364। अब इसमें जो एक शर्त लगाई गई है कि 60% घर जो है वो SC/ST के परिवारों को मिलने चाहिए, 40% जो है वो अन्य को मिल सकते हैं। गरीबी के आधार पर यह चयन होता है और इस जो ये घोषणा है इसके कारण जो है हिमाचल सरकार को काफी एक तरह से फायदा भी इस दौरान होगा, क्योंकि जो ये घर बनाए जा रहे हैं इन बनाने के लिए पिछले साल, जैसे आपको पता है कि पिछले साल जब घर बनाए जा रहे थे तो प्राकृतिक आपदा के कारण भी नुकसान हुआ था और फिर इनको बनाने के लिए जो राज्य सरकार का फंड है वो एक पैकेज अनाउंस किया गया था, उसको बढ़ा दिया गया था, पैसे को 7 लाख तक ये पैकेज बना दिया गया था। लेकिन इस बार जब ये जो राहत राशि मिली है किस तरह से आगे लगेगी, किस तरह से इसको काउंट किया जाएगा और इसमें सिलेक्शन कैसे होगी, ये अब जरूर चैलेंज है और इस चैलेंज के आधार पर आगे ये स्कीम चलेगी। और इस स्कीम में जो भी चीजें अब सामने आएंगी वो सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा इशू है और अगर सिलेक्शन इसमें टाइमली हो गई तो इस साल इस पूरी लिस्ट को खत्म किया जा सकेगा जो पेंडेंसी में लिस्ट अभी चल रही है। अब बात करते हैं फर्जी आधार कार्ड से जो हड़कंप की स्थिति है वो देखिए। अभी संजौली में जो मामला सामने आया वो एक तरह का मामला है और इसको जो धर्म के बजाय इलीगल कंस्ट्रक्शन या लीगल कंस्ट्रक्शन के एंगल से पहले देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि जो प्रवासियों का हिमाचल में आना जाना चल रहा है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन कौन कर रहा है। और कई जगह तो जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो अपने आप में एक मजाक बन के रह गई है, क्योंकि जो आधार दिया जाता है प्रवासियों की तरफ से उस आधार की क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो रही और जो डाटा इसमें होता है ऑलरेडी बायोमेट्रिक डाटा होता है वो बायोमेट्रिक डाटा वेरीफाई नहीं हो रहा है। एक बात बड़ी गंभीर ये मिल रही है कि हिमाचल में ये मैक्सिमम जो पॉपुलेशन ट्रैवल कर रही है या आ रही है
उस पॉपुलेशन में जो आधार कार्ड दिए जा रहे हैं, मैक्सिमम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी दर्ज हो रही है। 1 जनवरी के आपको बहुत सारे मिलेंगे और आशंका ये है कि ये सारे फर्जी बन रहे हैं। बहुत सारी जगहों में, इवन यूपी में पुलिस में इस तरह के बड़े सारे केसेस पकड़े हैं, आसाम पुलिस ने बहुत केस पकड़े हैं, लेकिन हिमाचल पुलिस ने अब भी इसमें सीरियसली काम नहीं किया है। आपको मैं बता दूं, पिछले साल एक शिकायत डीजीपी को गई और इस साल इस शिकायत को फिर से दिया गया। और ये शिकायत करने वाले जो जागरूक लोग हैं, देखिए इसमें एक शिकायत गई है, एक एडवोकेट हैं, आरटीआई के ये एक्टिविस्ट भी हैं और ये अमृतसर में रहते हैं, श्री पीसी शर्मा। एक हैं अंकुर ठाकुर स्वरूप सदन, ये शिमला में रहते हैं, और एक हैं श्रीमती अमिता सूद, ये प्रेसिडेंट हैं वुमेन जनरल कैटेगरी जॉइंट फोरम शिमला की। इन तीनों ने इससे रिलेटेड शिकायतें पुलिस को दी और कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन को आप जो आधार डाटा है, बायोमेट्रिक डाटा है, उसकी वेरिफिकेशन से कनेक्ट करिए और इस वेरिफिकेशन को प्रैक्टिकल बनाइए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जब ये शिकायत दी गई, इसके बाद सिर्फ एसपी हमीरपुर ने कार्रवाई की और आगे अपने सभी थानों को लिखा कि ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन किस तरह से इंश्योर करनी है और लोकल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे जो है वो अवेयर करना है। प्रॉपर वेरिफिकेशन आधार कार्ड की कैसे होगी, इसके लिए भी एक मैकेनिज्म इसमें बताया गया है। मंडी जिला से एडीएम मंडी ने इनको फ़ोन के ज़रिए बताया कि वो भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जो पत्र है वो नहीं आया। पीएचक्यू के जो सुपरिटेंडेंट हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो कह रहे हैं कि उन्हें हमें अपनी जो एप्लीकेशन है, जो कागज़ भेजा था आगे, उसका रिप्लाई ही नहीं मिल रहा है। तो ये स्थितियां हैं। दूसरी तरफ पुलिस की स्थिति ये है कि नालागढ़ में एक थाने में जब किसी को पीट दिया पुलिस वालों ने और ये मामला हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली, तो पुलिस वाले जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब आप सोचिए कि पैसा कहां से आता है कि एक पुलिस वाला थाने में जो नियुक्त है वो अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और दूसरी तरफ जो आधार वेरिफिकेशन पुलिस का मैंडेटरी प्रोसीजर है उसको करने के लिए लोगों को एप्लीकेशन डालनी पड़ रही है, शिकायत करनी पड़ रही है। क्या संजौली मस्जिद में जो इलीगल असेंबली हो रही थी लोगों की, 500 लोग आके वहां रुक रहे थे, क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी पहले? लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो शिकायत कर रहे हैं या जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ढली थाना का एक कांस्टेबल फोन करके धमका रहा है कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करेंगे तो हम इस एक्ट में केस दर्ज कर देंगे, जब केस दर्ज करेंगे तो आपको फिर बाद में मुश्किल होगी। इस तरह की कई चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन उसी पुलिस ने वो वेरिफिकेशन नहीं की कि संजौली के पूरा बाजार में, चाहे वो कोई रेडी लगा रहा है, चाहे फड़ी लगा रहा है, चाहे असेंबली हो रही है बाहर से आके, वो कैसे हो रही है। नगर निगम का जब कोर्ट का केस चला तो उस कोर्ट में कहा गया इनके पक्ष की तरफ से ही कि बाहर से जो लोग जब यहाँ आए, उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाई उसके कारण दिक्कत हुई। हम जब तक हमारे पास केस था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जो ये लोग बाहर से आए जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की, क्या पुलिस के पास इनकी रजिस्ट्रेशन थी? और अगर थी तो फिर कोर्ट में पुलिस क्यों एविडेंस नहीं दे रही है कि ये कौन व्यक्ति था जिसको इन्होंने वेरीफाई किया और उसने वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई? तो ये मामला काफ़ी गंभीर है। अभी सिर्फ इतनी बात है कि लोगों को इतना अलर्ट होने की ज़रूरत है कि अगर उनके आस पड़ोस में, उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके मोहल्ले में यदि कोई बाहर का व्यक्ति उनको दिखता है तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर चेक करें, उसका आधार नंबर चेक करें। अगर उस आधार में आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो लोकल पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन दें। अभी जो एक आम नागरिक है वो उतना ही कर सकता है, इसके बाद जो काम है वो सारा पुलिस का है। जहां तक ये शिकायतें जो चल रही हैं, जो पुलिस के अधीन है, इनको हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे ही इसमें कोई नई अपडेट आएगी तो उसकी भी हम जानकारी आपको अलग से देंगे। लेकिन जो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पुलिस को काम करने की ज़रूरत है। जो ये मामला चल रहा है, पीएचक्यू से चिट्ठियां गई हैं, उसमें अभी भी 10 जिलों के एसपी ऑफिस से कोई कार्रवाई की सूचना नहीं है, और इन्होंने क्या किया और कैसे किया ये आरटीआई के तहत इंश्योर होगा, और आगे पुलिस ने वेरिफिकेशन कैसे की वो भी एक बड़ा मसला इसमें है। हिमाचल सरकार ने आज एचएएस और आईएएस के 6 अफसर इधर उधर किए हैं। इनमें जो आईएएस वाले हैं वो तो हिपा में ही थे, अपनी पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे,
इनमें सचिन शर्मा, ये 2022 बैच के हैं दोनों, सचिन शर्मा और प्रियांशु खाटी, और इनको सचिन शर्मा को लगाया है एसडीएम अंब और प्रियांशु को लगाया है एसडीएम चंबा। ये दो नियुक्तियां हुई हैं। विवेक महाजन 2012 के एचएएस हैं, ये अंब में थे, इनको बद्दी भेजा गया है एसडीएम पद पर ही। और अरुण कुमार जो चंबा में थे, इनको असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा लगाया गया है, एएसओ कांगड़ा, और ये आजकल इंपॉर्टेंट पोस्ट है लैंड एक्विजिशन की वजह से। महेंद्र प्रताप सिंह जो असिस्टेंट कमिश्नर प्रोटोकॉल परवाणु थे, इनको एसडीएम कसौली भेजा गया है। और यहाँ नारायण सिंह चौहान जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को रिपोर्ट करेंगे फर्दर पोस्टिंग के लिए। फिर संजीत सिंह, ये असिस्टेंट कमिश्नर टू डिविजनल कमिश्नर शिमला डिवीज़न में यहाँ हैं, अभी विधानसभा ड्यूटी पर भी थे। इनको एसडीएम हमीरपुर भेजा गया है। ये जो नई नियुक्ति हुई है, मनीष कुमार सोनी जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को रिपोर्ट करेंगे, जो इस नियुक्ति से फ्री हो गए हैं। तो ये जो नियुक्तियों जो ट्रांसफ़र का मामला है वो है। अब आपको आगे बात करेंगे हिमकेयर के 60 करोड़ की, और जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की जांच है वो क्यों जांच के ऑर्डर सरकार ने किए हैं। देखिए, विधानसभा में आज एक सवाल लगा था हिमकेयर को लेकर, और ये सवाल भाजपा के कुछ विधायकों ने लगाया था। इन विधायकों में जो सुधीर शर्मा हैं, राकेश जम्वाल हैं, इंद्र सिंह गांधी हैं, त्रिलोक जम्वाल हैं और रणधीर शर्मा हैं। इन्होंने पूछा था कि स्कीम को लेकर क्या हुआ, स्कीम को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों बंद किया गया। पहले जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया, फिर मुख्यमंत्री ने बीच में हस्तक्षेप किया। सीएम ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा इसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज को इसलिए बंद करना पड़ा, एक तो सरकार सरकारी सिस्टम को ही सुदृढ़ करना चाह रही है, और दूसरा ये कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं हिमकेयर में, और इसीलिए उन शिकायतों की पहले जांच होगी, उसके बाद इनकी जो पेंडेंसी है वो क्लियर की जाएगी। और ये जांच कैबिनेट सब कमेटी को दी गई है, जो मुख्यमंत्री ने बनाई है अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों की। तो ये एक बात है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईजीएमसी टांडा और पीजीआई चंडीगढ़ के लिए पिछले कल ही मुख्यमंत्री ने 60 करोड़ और जारी किए हैं, ताकि गरीबों का इन 3 मेडिकल कॉलेजों में जो इलाज है वो ना रुके। जहां तक सहारा योजना की बात है, तो सीएम ने कहा इसकी भी स्क्रीनिंग हो रही, जिनको पैसे नहीं गए और वो पात्र हैं अगर, तो उनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी शिकायतें ऐसी थी कि कुछ ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। जहां तक टोटल पेंडेंसी की है, तो हिमकेयर में अभी भी टोटल पेंडेंसी जो है वो 335 करोड़ के आसपास है, और इसमें 128 करोड़ सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों का ही है, जिनको 200 करोड़ का भुगतान हो चुका है। तो ये एक बात थी। दूसरी बात ये है कि जो पूरी इसमें प्रक्रिया है, उसमें रणधीर शर्मा ने भी ये कहा कि जो सहारा योजना में जो इसमें जो जिनको मिल रही है और वो बीमार हैं, बेड रिडन हैं, उनको हर 6 महीने के बाद जिंदा रहने का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो उसको कम से कम सरकार 1 साल का कर दे। कर्नल शांडिल ने कहा कि अच्छा सुजेशन है, इस पर सरकार विचार करेगी। हालांकि जयराम ठाकुर ने कहा कि इसमें सरकार जानबूझकर ये कर रही है कि जो इनको लाभ ना मिले, जो गरीबों को सुविधाएं पिछली सरकार के दौरान मिल रही हैं, उनको बंद करने की एक कोशिश है, जिसका सीएम ने इनकार किया। एक मामला जो हिमाचलियों के पानी को लेकर ये उठा था, और ये विपिन परमार ने नियम 62 के तहत ये मामला उठाया था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में। एक बिजली प्रोजेक्ट है, वो पानी रोक रहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब दिया कि पानी से वंचित कोई पूंजीपति नहीं रख कर सकता। कांगड़ा के एक निजी हाइडल प्रोजेक्ट पर जिलाधीश को ऑर्डर दे दिए गए हैं, दौरे पे कमेटी जाएगी। और पालमपुर एरिया में एक और जल शक्ति का सर्कल राज्य सरकार खोलने जा रही है। ये बात भी इसी में कही गई है, इसी रिप्लाई में सरकार की तरफ से कही गई है। अब बात करते हैं कर्मचारी नेताओं पर क्या सच में निशाने पर हैं कि नहीं। देखिए, इसमें 2 तरह के मामले हैं। एक मामला है कर्मचारियों के खिलाफ क्या विधानसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसको विशेषाधिकार हनन या प्रिविलेज मोशन के तौर पे देखा जाए। आज कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि जो राजेश धर्माणी हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री, जिन्होंने सचिवालय कर्मचारी यूनियन जो है, जिन्होंने अगले दिन जब मंत्री ने बयान दिया कि कर्मचारी ठीक रहें, अदरवाइज कुछ और कटौती भी हो सकती है, उसको लेकर जो अगले दिन प्रतिक्रिया दी थी, उस प्रतिक्रिया को उन्होंने विशेषाधिकार हनन बताया है। आज हमने जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि लिखित की तो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने विधानसभा स्पीकर से
इस मामले को डिस्कस जरूर किया है, क्योंकि विशेषाधिकार हनन में स्पीकर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरा, क्या ये मेंटेनेबल भी है या नहीं, ये फिर एक अलग मसला है। इन सारी चीज़ों के बीच में क्या सरकार को इस तरह की स्थितियों में जाने की ज़रूरत है या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सरकार का कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने डिस्कस किया है, तो इसका मतलब कर्मचारी नेता निशाने पर तो हैं। इससे ज़्यादा हम अभी इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि अभी भी सेशन चल रहा है। 5 बजे तक विधानसभा के रिकॉर्ड पर या पटल पर सदन में इस तरह के हनन के नोटिस की जिक्र नहीं था, और जो आज का बिजनेस है उसमें भी ये जिक्र नहीं है। कल आखिरी दिन है सदन का, अगर उसमें आया तो फिर उस ढंग से बात करेंगे। अदरवाइज जब तक रिकॉर्ड पे नहीं है तब तक अगर हम भी कुछ कहेंगे तो फिर वो वही दायरा बन जाएगा विशेषाधिकार हनन का ही। तो इसीलिए इस पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक सूचना है, और जो मंत्री ने डिस्कस किया है वो दूसरी चीज़ है। इसके साथ एक और बात यह है कि जो सीपीएस है राम कुमार, जो बीबीएन से आते हैं, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ वाले एरिया से, उन्होंने वहाँ की एसपी के लिए भी एक जो जासूसी को लेकर जासूसी करने या कुछ करवाने का एक नोटिस दे रखा है। अब आप देखिए, अगर हम पुरानी हिस्ट्री देखें तो यही सीपीएस थे, वहाँ पर गौरव सिंह एसपी थे, उनको बदल दिया गया था जब उन्होंने कुछ गाड़ियाँ जब्त की या कोई कार्रवाई की थी अवैध खनन पर। अब ये दूसरी एसपी हैं इल्मा अफरोज, वहाँ पे हाल ही में कुछ गाड़ियाँ जब्त हुई थी, इन सीपीएस की गाड़ियाँ भी उसमें थी, एफआईआर भी हो गई थी, और अब उन्होंने नोटिस दे दिया है। अब दो तरह की चीज़ें हैं। एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफिसर के लिए क्या होगा अगर उसने लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स करना है, और अगर जासूसी कोई कर रहा है, एक सवाल ये भी है, कोई अधिकारी अगर जासूसी कर रहा है, मान लीजिए कोई आरोप है, और अगर व्यक्ति कोई कुछ गलत नहीं करता तो वो जासूसी से क्यों डरे। लेकिन इन सवालों को फिलहाल यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि रीडर जो हैं प्रदेश के बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, और अभी इंतज़ार करते हैं उस नोटिस का जिसका जिक्र आज मीडिया रिपोर्ट में हुआ है, और वो जब विधानसभा के पटल पे आएगी या विधानसभा के रिकॉर्ड पे आएगी तो उसमें और क्या आरोप लगाए गए होंगे, ये दूसरी बात है। अब आगे बात करते हैं लोन पर बहस और जो ओपीएस को लेकर, और इन दोनों चीज़ों को लेकर हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नियम 130 के तहत कांग्रेस के 3 विधायकों भवानी पठानिया, केवल सिंह पठानिया और चंद्रशेखर प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर एक चर्चा लाए हैं। उस चर्चा पर आज विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले हैं। अब जयराम ठाकुर ने दो तीन तरह से अटैक किया है। इस अटैक के बावजूद सरकार ने इसमें जवाब देना है, और जवाब देंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल इस पूरे मामले में। और सरकार इसमें जवाब देने को इसलिए भी तैयार है क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद जो ये सेशन है, मॉनसून सेशन, इसी चर्चा के लिए 1 दिन और आगे एक्सटेंड करवाया है। तो कल जब रिप्लाई आएगा वो पूरे आंकड़ों के साथ आएगा, उसकी बात हम कल विस्तार से करेंगे। लेकिन जयराम ठाकुर ने जो आज आरोप लगाए, फिलहाल उनको देख लेते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप हो गया है और रोजगार मिल नहीं रहा, ऐसे में हिमाचल चलेगा कैसे। और इसकी वजह यह है कि वर्तमान सरकार की नीतियां गलत हैं। भारत सरकार से पैसा लाने में सरकार विफल हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्री बजट मीटिंग में भी नहीं गए, नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट किया, और जहां राज्य का जो बात केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखनी थी वहां भी नहीं गए, ये तो आरोप लगाया है। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी जो महत्वपूर्ण कही, जो कर्मचारियों में चर्चा में आती है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन हम भी देना चाहते थे, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए ना विरोध किया ना दे पाए। एक स्थिति ये है। और दूसरा ये कि वर्तमान सरकार ने क्योंकि गारंटी दे दी थी बिना आर्थिक स्थिति को देखे हुए, इसीलिए फिर ये करना पड़ा, ये स्थितियां जानते हुए भी कि जो कर्मचारियों का पैसा है 9,000 करोड़, वो वापस नहीं आएगा, वो सीधा कर्मचारी के खाते में ही आएगा, सरकार को वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था इस एनपीएस का, उसमें क्लियरली था कि अगर स्टेट यूनिलैटरली विड्रॉ करती है तो इसको डिफॉल्ट कैटेगरी में माना जाएगा और सिर्फ सब्सक्राइबर को ही पैसे वापस होंगे। तो ये पहले से क्लियर था। तो एक बात इसमें ये कही गई। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि जब पैसा कर्मचारियों को ही मिलना था तो फिर ये 9,000 करोड़ की बात सरकार कैसे कह रही है।
इन एक और बात उन्होंने कही कि 2 साल कोविड में उनकी सरकार ने कोरोना को झेला, जिसमें जीएसटी बंद था, एक्साइज बंद था, कुछ नहीं आ रहा था, वैट भी नहीं आ रहा था। उसके बावजूद कर्मचारियों की सैलरी एक दिन भी लेट नहीं की गई, जबकि वर्तमान सरकार ने 5 तारीख को सैलरी दी है, 10 तारीख को पेंशन आएगी, और आगे जो अगले साल तक क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। तो ये जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ख़राब कर दी। एक बात इन्होंने ये कही कि जो सीपीएस और कैबिनेट रैंक के लोग रखे गए हैं उनका जो खर्चा है वो कोई भी कैलकुलेट नहीं कर रहा है, और ना सरकार जवाब दे रही है कि इसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है। क्या ये मजबूरी है कि कैबिनेट रैंक के बंदे जो हैं, कैबिनेट रैंक के लोग, कैबिनेट रैंक की पोस्टिंग वो सरकार में करनी पड़ रही है। तो ये आज जो लोन पे भी बहस हुई 90,000 करोड़। अच्छा, एक आरोप ये भी आया इसमें कि आपने जो टोटल लोन है वो उसका फिगर भी छिपाया है, लेकिन ये सारे फिगर क्योंकि वित्त विभाग के अधिकारी विधानसभा के अंदर थे और विधानसभा के अंदर होने के कारण वो उनको रिकॉर्ड करेंगे, कल फिर मिनट टू मिनट रिप्लाई आएगा, तो उसमें लोन के जो फिगर हैं वो जो विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री ने रखने भी हैं। तो ये दूसरी बात इसमें है। अब इसके बाद अगली बात है वो है पेंशन को लेकर। कर्मचारियों की सैलरी 5 तारीख को आ गई थी, पेंशन अब 10 तारीख को कल आनी है। 520 करोड़ आरडीजी के पहले सरकार को मिल गए थे, 740 करोड़ जो हैं वो अगले कल आने हैं, और 11 तारीख को जो अभी लोन लिया है 700 करोड़ का वो भी सरकार के खाते में आ जाएगा। तो जो पेंशन है वो भी उसमें पेंशन का जो पेंशन के बाद की कोई स्थितियां हैं वो भी उसमें एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें अभी क्लियर है। अब बात करते हैं कि बिजली और सीमेंट पे हिमाचल के लोगों को झटका क्यों लगने वाला है और 2 नए सेस सरकार ने क्या लगाए हैं। पहले तो बात कर लेते हैं सीमेंट की। सीमेंट में अभी हुआ यह है कि सीमेंट 15 रुपये महंगा हो गया है। आज से ये जो रेट हैं वो लागू हो गए। 495 रुपये बैग एवरेज रेट जो है वो हिमाचल में अब सीमेंट के बैग का हो गया है। इस पर आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी एक प्रतिक्रिया दी है, हालांकि सीमेंट के रेट पे, लेकिन पिछले 1 साल में ये रेट ग्रेजुअली बढ़े हैं और लगातार बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप इस रेट में वैसे होता नहीं है, जैसा पहले भी कहते थे। अभी भी वही स्थिति है क्योंकि अनकंट्रोल्ड आइटम ये है। लेकिन जिस तरह से ये एक पॉलिटिकल इशू बनता था उस तरह का पॉलिटिकल इशू बन नहीं रहा, लेकिन लोगों को सीमेंट का झटका जरूर लगा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो जो 92,000 घर दे रही है और इधर राज्य सरकार घर बनाने के लिए सीमेंट महंगा कर रही है। ये एक आरोप बीच में जरूर लगा है। लेकिन दूसरा जो झटका है वो है बिजली को लेकर, और बिजली को लेकर इसलिए क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी संशोधन विधेयक विधानसभा के अंदर आया है। इसके सेक्शन 3 में 2 तरह के संशोधन किए गए हैं, और ये संशोधन एक हुआ है 3A मिल्क सेस लगाने को लेकर। मिल्क सेस राज्य सरकार ने लगाया है प्रति यूनिट 10 यूनिट जो मिल्क सेस लगा है वो लगा है, रेट है 10 पैसे का। मतलब ये डोमेस्टिक है, चाहे इंडस्ट्रियल है, चाहे कमर्शियल है, सभी पर 10 पैसे प्रति यूनिट जो है वो मिल्क सेस लगेगा। किस पर नहीं लगेगा ये भी बताया गया है। जो जीरो बिल वाले कंज्यूमर हैं उन पर ये सेस नहीं लगेगा। बाकी सभी बिजली उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट जो है वो ये जो मिल्क सेस है वो लगने वाला है। दूसरा प्रावधान किया गया है एनवायरनमेंट सेस को लेकर। एनवायरनमेंट सेस में जो रेट अलग अलग है, कॉमन रेट नहीं है 10 पैसे का। स्मॉल इंडस्ट्रियल पावर जो है वो 2 पैसे लगेगा, मीडियम इंडस्ट्रियल पावर पे 4 पैसे लगेगा, लार्ज इंडस्ट्रियल पावर कंज्यूमर पे 10 पैसे लगेगा, कमर्शियल पे 10 पैसे लगेगा, टेम्परेरी कनेक्शन पे 2 रुपये प्रति यूनिट लगेगा, स्टोन क्रशर पर 2 रुपये प्रति यूनिट लगेगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपये प्रति यूनिट लगेगा। ये जो प्रावधान किया गया है इसमें अंतर ये है कि जो डोमेस्टिक में एनवायरनमेंट सेस नहीं होगा, एनवायरनमेंट सेस जो है वो इंडस्ट्रियल और ये जो बाकी लोग हैं इनके ऊपर होगा, और जो मिल्क सेस है वो दोनों पे होगा, मतलब कमर्शियल पर भी होगा, इंडस्ट्रियल पर भी होगा और डोमेस्टिक पर भी होगा। तो ये दोनों में अंतर होगा। हालांकि आज सिर्फ बिल रखा गया है। ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन की जो स्टेटमेंट बताती है कि राज्य सरकार चाहती है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और जो मिल्क के उत्पादक हैं उनका कल्याण किया जाए, तो इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए सेस लगाया। दूसरी तरफ ग्रीन स्टेट बनाना है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए एनवायरनमेंट सेस लगाया गया है। तो ये 2 तरह के सेस लगे हैं। डोमेस्टिक पे 1 होगा
और जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं उन पे दोनों सेस एक साथ लगेंगे। इसके कारण बिजली के रेट में डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। वैसे भी अगर राज्य सरकार ने कहीं से कमाई करनी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो किसी की जेब से तो वो निकलेगा। अब कल चर्चा होगी, उसके बाद ये पारित होगा। पारित किस सूरत में होता है, चर्चा में क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें आगे बात करेंगे। इससे पहले सरकार वाटर सेस भी लगा चुकी थी, आपको पता है 34 करोड़ उसमें कलेक्शन भी हुई, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, तो उससे राज्य सरकार को 1 रुपया भी अभी नहीं मिल पाया है। अब ये 2 सेस और आ गए वाटर सेस के बाद। तो ये आज की प्रमुख बातें थी। जो लोग आप खासकर रेगुलराइजेशन के मामले को उठा रहे हो, कल हमने इसकी एक विस्तृत खबर भी छापी थी। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जब तक इसमें कोई नई अपडेट नहीं आ जाती तब तक इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये मामला हमारे ध्यान में है और बार बार इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।